छात्रों, आज हम धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उदास तुम इस कविता को समझते हैं। प्रकृति के माध्यम से नायिका की उदासीनता का वर्णन यहाँ पर कवि द्वारा किया गया है। देखिए, प्रस्तुत कविता। तुम कितनी सुंदर लगती हो जब तुम हो जाती हो उदास, जो किसी गुलाब की दुनिया में सुने खंडर के आसपास मद भरी चांदनी जगती हो। मुंह पर ढक लेती हो आंचल, जो डूब रहे रवि पर बादल, या दिन भर उड़कर थकी किरण, सो जाती हो पाखे समेट आंचल में अलस उदासी बन। दो भूले भटके सांध्य विग पुतली में कर लेते निवास। तुम कितनी सुंदर लगती हो जब तुम हो जाती हो उदास। खारे आंसू से धुले गाल, रुके हल्के अध खुले बाल, बालों में अजीब सुनहरापन झरती जो रेशम की किरणें, संझा के बदरी से छन छन, मिस्री के होठों पर सूखी किन अरमानों की विकल प्यास। तुम कितनी सुंदर लगती हो जब तुम हो जाती हो उदास। भंवरों की बातें उतर उतर कर कानों में झुककर गुनगुन कर है पूछ रही क्या बात सखी। उन्मन पलकों की कोरों में क्यों दबी ढकी बरसात सकी, चंपई वृक्षों को छूकर क्यों उड़ जाती है केसर की उसास। तुम कितनी सुंदर लगती हो जो किसी गुलाबी दुनिया में सुने खंडर के आसपास मद भरी चांदनी जगती हो। तो इस तरह से उदास तुम इस कविता को यहाँ पर धर्मवीर भारती ने बहुत ही सुंदर और समर्पक इस तरह के उपमाओं के साथ प्रस्तुत किया है। देखिए, यहाँ पर प्रकृति बहुत ही सुंदर है, और जब वह उदास हो जाती है तो मानो और भी सुंदर लगने लगती है। देखिए, यहाँ पर उन्होंने किस तरह से वर्णन किया है कि एक गुलाबी दुनिया में खंडहर क्यों न हो, लेकिन फिर भी उसमें एक तरह से मद भरी चांदनी जग जाती है, जो किसी गुलाबी दुनिया में सुने खंडर के आसपास। तो एक चाहे वह खंडर ही क्यों न हो, लेकिन अगर मन में उत्साह हो तो उसी में भी चांदनी रात जो है वह जग जाती है, आ जाती है, उत्साह भर जाता है। देखिए, यहाँ पर बिल्कुल जैसे हम कहते हैं कि तुलना की गई है यहाँ पर प्रकृति की, और मानवीकरण जिसे कहा जाता है, यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। प्रकृति का मानव के साथ एकरूप हो जाना या उसमें साम्यता दिखाई देना। देखिए, मुंह पर ढक लेती हो आंचल, जिस तरह से सामान्य प्रक्रिया है, या जिसे हम कहेंगे कि श्रृंगार वर्णन जहाँ पर आता है, प्रेम का वर्णन जहाँ पर आता है, तो लज्जावश जिस तरह से नायिका अपने मुख पर आंचल ढक लेती है, तो वही क्रिया देखिए किस तरह से प्रकृति में होती है कि जो डूब रहे रवि पर बादल। तो यहाँ पर जो बादल होते हैं वे किस तरह से सूर्य को ढक लेते हैं। तो मुंह की और सूर्य की एक तरह से तुलना की गई है, और आंचल और बादल, इन दोनों की एक समानता हमें दिखाई देती है। जिस तरह से नायिका अपना मुख ढक लेती है, उसी तरह से बादल भी रवि का मुख ढक देते हैं, या दिन भर उड़कर थकी किरण। तो इस तरह से यहाँ पर यह जो नायिका है वह मानो थकी हारी दिखाई देती है। कैसे कि दिन भर सूर्य जो है हम देखते हैं ना, तपता रहता है, उसकी किरणें बिखेरते रहती है, और शाम को मानो वह थक जाता है और डूबने निकलता है। तो वैसे ही यहाँ पर देखिए निसर्ग में और क्या क्या संध्या समय में परिवर्तन होते हैं, तो उसका वर्णन किया गया है। उसके पहले यहाँ पर फिर नायिका का वर्णन किया गया है कि सो जाती है पाके, जैसे ही रात हो जाती है तो किस तरह से यह जो नायिका है वह सो जाती है, उसके आंचल में उदासी छा जाती है, और यह जो सोने की प्रक्रिया है, मानो जो पलकें हैं, आँखों के ऊपर जो पलकें होती है वह एक तरह से बंद हो जाती है। तो इस तरह से एक उदासी अर्थात एक जो सोने की अवस्था है, वह वहाँ पर निर्माण होती है। देखिए, दो भूले भटके सांध्य विग,
तो हम देखते हैं ना, जैसे संध्या हो जाती है तो कई सारे जो पंछी होते हैं, जैसे हम बचपन में कहते थे ना कि कौवों की जो स्कूल है, पाठशाला जो है वह ख़त्म हो गई, अब वह घर निकले हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर ये जो दो पलकें हैं या आँखों की जो छोटी छोटी दो पुतलियाँ हैं, मानो वह अब संध्या होने के कारण अपने घर को निकली है, अर्थात सोने के लिए निकली है। दो भूले भटके सांध्य विग पुतली में कर लेते निवास। तो इस तरह से यह सुबह के जो निकले हुए पंछी होते हैं वे शाम के वक्त अपने घर पर लौटते हैं। वैसे ही यहाँ पर दिन भर ये जो दो आँखें हैं वह थक चुकने के कारण अब सोने के लिए तैयार है। तुम कितनी सुंदर लगती हो जब तुम हो जाती हो उदास, खारे आंसू से धुले गाल, रुके हल्के अध खुले बाल, बालों में अजब सुनहरापन। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वर्णन किया गया है कि यह जो नायिका है वह उदास है, कहीं ना कहीं वह शायद अपने प्रिय से दूर है और दुखी है। इसके कारण उसके आँखों से आंसू निकल आ रहे हैं, और वे आंसू आप जानते हैं ना कि किस तरह से उसमें खारापन होता है। तो वह उसके जो आँखों से पानी आ रहे हैं वह खारे हैं, और उसके बाल जो है वह अर्ध खुले हैं, और उसके जो गाल है वह मानो खारे आंसू से धुल गए हैं, और बालों में अजीब सुनहरापन। जिस तरह से हम देखते हैं ना प्रकृति में किस तरह से अनाज होता है, और उस अनाज के जो बालियाँ निकल आती है तो उसमें सुनहरापन होता है। तो उसकी तुलना यहाँ पर नायिका के बालों से की गई है। झरती जो रेशम की किरणें संध्या की बदरी से छन छन, मिसरी के होठों पर सूखी किनारमानों की विकल्पास। तो इस तरह से यहाँ पर रेशम की किरणें यानी संध्या समय, हाँ संध्या का समय हो रहा है, अब रात होने ही वाली है। तो जो उस समय के जो सूर्य की किरणें होती हैं वह मानो बिल्कुल रेशम जैसी दिखाई, सुनहरी दिखाई देती है। और इससे बिल्कुल हल्की हल्की जो किरणें हैं वह धरती पर आती है। उसी तरह से मिसरी के होठों पर, मिसरी यानी मिठाई, हाँ? तो यहाँ पर नायिका का जो वर्णन है वह मिठाई से किया गया है, और उसके होठ पर सूखी किन अरमानों की विकल्प्यास। तो स्पष्ट ही है कि वह बहुत ही सुंदर है, जिसे हम कहेंगे कि मीठी है, मिठाई या मिश्री। जिस तरह से मिश्री का मतलब मिठाई लेना है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर होता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो नायिका है बहुत ही सुंदर और मीठी है, सुंदर है, और ऐसी स्थिति में वहाँ पर उसके जो होठ हैं, यानी जिस तरह से मिठाई अपने आप में सुंदर होती है या मीठी होती है, लेकिन जब तक उसका कोई सेवन नहीं करता तब तक उसका कोई मोल नहीं होता। वैसे ही यहाँ पर यह नायिका सुंदर होने के बावजूद भी वह अपने प्रिय से दूर होने के कारण दुखी है, और इस तरह से उसके मानो होठों पर एक तरह से प्यास है, उदासी है और अरमान है, वह इच्छा रखती है कि उसका प्रिय उसके पास आ जाए। और ऐसी स्थिति में भी यहाँ पर वह बहुत ही सुंदर दिखाई देती है, ऐसा कवि का मानना है। तुम कितनी सुंदर लगती हो जब तुम हो जाती हो उदास, है। फिर देखिए आगे किस तरह से कल्पना की है कवि ने। भंवरों की पाते उतर उतर कर, कानों में झुककर गुनगुना कर, है पूछ रही क्या बात सकी। तो इस तरह से ये जो भौरे होते हैं, हम देखते हैं ना प्रकृति में काले काले मोटे मोटे इस तरह के भौरे होते हैं जो गुनगुन करते रहते हैं, और वह उनकी तुलना देखिए किस तरह से की है कि वह भी इस नायिका से मानो अच्छी उनकी दोस्ती है, और वह भी उदास होते हैं इसकी उदासी को देखकर, और इसलिए वे गुनगुन करके उसके कानों तक पहुंचते हैं और कहते हैं कि तो ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण तुम उदास हो। इस तरह का प्रश्न वह मानो उसे पूछते हैं। इस तरह की कल्पना कवि द्वारा की गई है। ठीक है। उन्मन पलकों की कोरों में क्यों दबी ढकी बरसात सकी। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर भी किस तरह कितनी बढ़िया कल्पना की है कि यहाँ पर ये जो नायिका है वह इतनी दुखी है, इतनी दुखी है कि किसी भी पल उसके आँखों से सैलाब आ सकता है, अर्थात उसके आँखों से आंसू निकल आ सकते हैं। देखिए उन्मन पलकों की कोरों में, उन्मन अर्थात दुखी मन से उसके जो आँखों
के किनारों में मानो पानी भरा हुआ है और किसी भी वक्त वह अपना जो दुख है वह व्यक्त कर सकती है और उसके आंसू निकल सकते हैं। चंपई वृक्ष को छूकर क्यों उड़ जाती है केसर की उसास। तो इस तरह से वह बहुत ही सुंदर है, नखशिखांत इस तरह से सुंदर है और उसकी छाती को छूकर, चंपई वृक्ष, वृक्ष का मतलब यहाँ पर लेंगे छाती को, तो छूकर क्यों उड़ जाती है केसर की उसास। तो केसर जो उत्साह भर देता है, एक स्फूर्ति भरने का प्रतीक होता है केसर निसर्ग में एक तरह से ये जो आयुर्वेदिक इस तरह का फूल है या उसकी कल्पना हम कर सकते हैं, तो मानो वह भी एक तरह से उसके मुख से भी दुख प्रकट होता है। उसास जो दुख भरी जो श्वास है, निश्वास है, वह निकल आता है। तो ये स्पष्ट ही है कि नायिका की वजह से ये समस्त प्रकृति जो है, निसर्ग जो है, वह दुखी हुआ है। और इसके बावजूद भी तुम कितनी सुंदर लगती हो, जो किसी गुलाबी दुनिया में सुने खंडर के आसपास मद भरी चांदनी जगती हो। तो उदास होने के बावजूद भी वह इतनी सुंदर दिखाई देती है। कल्पना कीजिए कि जब वह सुखी होगी, उत्साह उसमें होगा, तो वह कितनी सुंदर लगती होगी। वैसे ही पर हमारी जो प्रकृति है वह बहुत ही अद्भुत है, विलक्षण है और सुंदर भी है। लेकिन जब वह उदास हो जाती है तब भी वह सुंदर लगती है। और इस तरह से निसर्ग में जो कुछ भी बदलाव आते हैं वह एक तरह से मानव की भावनाओं से जोड़कर कवि नायिका के भावनाओं को हमारे सामने प्रकट करता है। और ये जो इस कविता की नायिका है वह शायद अपने प्रिय से दूर होने के कारण जो उसमें शारीरिक परिवर्तन आए हैं उनका वर्णन यहाँ पर धर्मवीर भारती द्वारा किया गया है। और इसके बावजूद भी, उदास होने के बावजूद भी वह बहुत ही सुंदर दिखाई देती है, यह स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।